Hello friends, welcome to my channel EduSet classes. I hope you all are doing well. So today's video we will be discussing about the PIB, all the important current affairs of 3rd and 4th November. So चलिए start करते हैं. The first news item is related to the coal-based methane. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक पॉलिसी नोटिफिकेशन निकाला है कोल बेस्ड मीथेन के ऊपर, कोल बेड मीथेन के ऊपर. तो व्हाट इज़ दिस कोल बेड मीथेन? कोल बेड मीथेन इट इज़ एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस फाउंड इन द कोल डिपॉजिट्स और कोल सीम. मतलब कि as we all know that coal is not a clean source of energy. कोल मेनली फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से होता है. सो कोल बेड मीथेन में क्या होता है कि एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस होता है जिसमें कोल जो होती है दैट इज़ प्राइमरली स्टोर्ड थ्रू द एडजॉर्प्शन टू कोल इटसेल्फ रादर देन टू इन द पोर्स स्पेस ऑफ द रॉक लाइक कन्वेंशनल सोर्स गैस के थ्रू. मतलब कि क्या होता है कि जो सपोज़ ये कोल है तो इसमें ये बीच में मीथेन जो गैस रहेगी वो बीच में स्टोर रहेगी, विद इन द कोल में स्टोर रहेगी, ना कि है ना जो बाहर रॉक जो रहती है रॉक के बीच में ना रह के इट विल बी स्टोर्ड थ्रू द एब्जॉर्प्शन टू द कोल इटसेल्फ. तो इसलिए इसको कोल बेड मीथेन बोलते हैं. ठीक है. सो इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिफिकेशन के थ्रू ये फॉर्म करी जाती है एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल इनटू द कोल. और इसमें जो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द मीथेन रहता है, माइनर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हैवियर हाइड्रोकार्बन लाइक इथेन रहता है इसमें. ठीक है. सो मेनली इसका यूज़ कहाँ पे होता है? CBM इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री सच एज दी, जैसे कि सीमेंट प्रोडक्शन में हो गया, स्टील प्लांट में हो गया, मैथनॉल प्रोडक्शन में हो गया. इसके अलावा पावर जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है. CNG एज अ CNG गैस इसको यूज़ किया जाता है ऑटो फ्यूल में. ठीक है. तो इन सारी जगह पे इनका यूज़ किया जाता है. इसके अलावा अब हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो CBM की पोटेंशियल कहाँ किसके सेक्टर में कहाँ कहाँ पर है. तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में इंडिया एज अ 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड, जिसमें से 92 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो इंडिया में CBM रिसोर्स जो है वो अप्रॉक्स 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है. और ये मेनली हमारे गोंडवाना सेडिमेंट ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है. दामोदर केवल वैली हो गया, सोन वैली हो गया, जहाँ पे CBM डेवलपमेंट के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स और चल रहे हैं. ठीक है. अब इसके अलावा एक न्यूज़ थी एक कुछ टाइम पहले की कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इज़ टारगेटिंग टू अचीव 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030. तो गवर्नमेंट का प्लान है कि उसको 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करना है 2030 तक. तो ये कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? अब हम कोल गैसिफिकेशन की देखें तो कोल गैसिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस होती है जिसमें कोयले को एज अ सिन गैस बनाएंगे. मतलब कि एक कोयले को हम एज अ सिंथेटिक गैस बनाते हैं, सिन गैस बनाते हैं. और ये सिन गैस में मेनली क्या क्या कंपोज्ड रहता है? इसमें हाइड्रोजन रहता है, मेन इसमें हाइड्रोजन रहता है सिन गैस में. और प्लस इसके जो बाय प्रोडक्ट रहेंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, CO2 रहेगा एंड वाटर वेपर रहेगा. तो इसमें क्या होता है कोल गैसिफिकेशन में जो कोयला होता है, ऑक्सीजन और वाटर, इन तीनों को बर्न किया जाता है एक कंट्रोल्ड मैनर में. मतलब एक हाई प्रेशर टेम्परेचर पे इसको बर्न किया जाता है जिससे कि जो गैस निकल के आती है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में आती है, जो इससे हमें प्रोडक्ट निकल के आता है. द सिन गैस को जब हम क्लीन करेंगे और उसमें से हाइड्रोजन वुड बी द बेसिक सोर्स ऑफ फ्यूल जो हमें उससे प्राप्त होगा.
और जो हाइड्रोजन के साथ जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो मेनली एनर्जी एंड वाटर रहेगा, ठीक है। सो दैट वुड बी वन ऑफ द रेसिड्यू हो सकता है हाइड्रोजन का। अब इस कोल गैसिफिकेशन के मेरिट्स क्या होते हैं कि हमें क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है, सेकेंडली इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है, एंड द थर्ड वन इज़ कि ट्रांसपोर्टिंग गैस इज़ चीपर। ना अगर हम इसके थ्रू जो गैस मिलती है इसको ट्रांसपोर्ट करना चीप रहता है कंपेयर टू दी ट्रांसपोर्टिंग कोल्स को ट्रांसपोर्ट करना। इसके अलावा हाइड्रोजन जो होता है उसको हम वेरियस पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक अमोनिया, मेकिंग अमोनिया, पावरिंग हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है। सो इसके मेनली ये फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा व्हाट आर द पॉसिबल यूजेस ऑफ ये हो गया अपना। कंसर्न क्या है इसमें, तो इसमें मेन ये है कि जो मीथेन निकलती है इसमें जो गैस है वो हम एज अ ग्रीन हाउस गैस मानते हैं। तो ये मीथेन इससे निकलती है, मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस एमिटेड थ्रू द सीपीएम एक्सट्रैक्शन, ठीक है। वाटर डिस्चार्ज जो होता है उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है ऑन द डाउन स्ट्रीम वाटर सोर्सेज पर, एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड ड्रिल, मतलब जो हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उस पर इसका इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो इन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का रिव्यू लिया कि कैसे स्कीम जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें क्या, अब हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना है क्या, ये एक कैंपेन चलाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने एक कैंपेन चलाया था टू प्रोवाइड अ क्वालिटी मेडिसिन, प्रोवाइड करना एक एट अफोर्डेबल प्राइस टू द मासेस। क्योंकि क्या होता है कि जेनरिक मेडिसिन जो होती है उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना बनाई थी जो 2008 में लॉन्च करी गई थी जन औषधि कैंपेन के नाम से, ठीक है। और जो स्कीम थी दैट वाज रिचार्ज्ड इन 2015 में। इसको मेनली इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया। सो इट हैज़ स्टोर द जो स्टोर्स, इसके जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है इसमें मेनली स्टोर्स बनाए जाते हैं जो जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं एट द लेसर प्राइस पर, बट क्वालिटी जो उनकी रहती है, ऐसा नहीं है कि है ना चीप प्राइस पर हमें जेनरिक ड्रग्स मिल रहे हैं तो उनकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। तो क्वालिटी जो रहती है दैट इज़ इक्विवेलेंट इन द क्वालिटी एंड इफिशियंसी एज एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स, जैसे सिप्ला वगैरह के आते हैं, ब्रांडेड ड्रग्स आते हैं, उनके जैसे ही क्वालिटी मेंटेन की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पर मेडिसिन अवेलेबल कराना, जो पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शन है ये सोसाइटी का उसको। तो इसके लिए जन औषधि मेडिकल स्टोर्स बनाए गए हैं टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इन द हेल्थ केयर। इसके मेन फीचर्स वही हैं, इसके मेन फीचर्स अगर हम देखें तो सेम है कि आपको क्वालिटी एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना है, एक्सटेंडेड कवरेज ऑफ क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराने से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके, एक अवेयरनेस क्रिएट करना है अबाउट द जेनेरिक मेडिसिन के बारे में लोगों के, ठीक है। उसके अलावा ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द सीपीएसयू के सपोर्ट से सेटअप करी गई थी, इस्टेब्लिश करी गई थी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो है उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया। तो बीपीपीआई अगर कोई पूछे कि अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई इसको इम्प्लीमेंट करता है। थर्ड न्यूज़ आइटम इज़ रिलेटेड टू द 13 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020। तो क्या क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है
कि 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड की जा रही है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। इसका मेन थीम क्या रहेगी इसकी? इमर्जिंग ट्रेंड इन अर्बन मोबिलिटी, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। ठीक है, इसमें मेन फोकस ये रहेगा कि इट विल बी on innovative measure taken at national and international level to address the challenges posed by the कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे जो भी चैलेंजेस फेस किए गए हैं, उसके अलावा एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट टू द पीपल, बिकॉज अभी कोविड के टाइम पे हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इश्यूज़ थे। ठीक है, यहाँ से वहाँ जाना, तो सारी चीज़ें एकदम शट डाउन हो गई थी, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया है क्या? तो ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई थी 2006 में। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में आई थी, उसका ये पार्ट है। इसमें एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एग्जीबिशन होता है ऑन द अर्बन मोबिलिटी इंडिया, पॉपुलरली नोन एज द अर्बन मोबिलिटी इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय अर्बन मिनिस्ट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सिटी डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द सिटीज़ हुज ऑफिशियल अटेंड। इसमें जो भी ऑफिशियल्स रहते हैं जो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। ठीक है, एंड टू हेल्प देम कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली जो फॉलो कर रही हैं, लाइक फॉरेन में जो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं या इंडिया में किसी स्टेट में हो रही है, तो ये सारा मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक कॉन्फ्रेंस टाइप का होता है। ठीक है, द इवेंट ब्रिंग टुगेदर नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो रहते हैं, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर जो रहते हैं, पॉलिसी मेकर, प्रैक्टिशनर, उनको सबको एक अंडर वन रूफ, एक छत के अंदर लेके आके ये लोग पॉलिसी का डिस्कशन करते हैं, पूरे जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, जिससे कि क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा सके। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है क्या? तो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है, जो 2006 में आई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि सेफ़, अफोर्डेबल, क्विक एंड कंफर्टेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एक्सेस प्रोवाइड करना, जिससे कि हमें अपनी सिटी में जो वहाँ के रेसिडेंट हैं उनको जॉब, एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड अदर नीड उनकी खुद की सिटी में ही पूरा हो जाए। मतलब एक सिटी को इस तरीके से डेवलप करना कि उसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, ठीक है, एट द अफोर्डेबल प्राइस पर। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ रिलेटेड टू द हेल्थ इंडेक्स। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेकंड एडिशन ऑफ नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया इसकी टाइटल रखा गया था। अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट फोकस ऑन मेजरिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद 2015 एंड 16 एज अ बेस ईयर एंड 2017-18 एज अ रेफरेंस ईयर। तो इस इंडेक्स में मेनली नीति आयोग ने डेवलप किया है विद द टेक्निकल असिस्टेंस। इसने कहाँ से लिया है? विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें 23 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है। ये मेन वेटेज किसको दिया जाता है? मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड सेक्स रेशियो इसके मेन वेटेज है। ठीक है, रैंकिंग इस डन इन 3 कैटेगरी में दी जाती है। एक तो लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मेन एम क्या होता है? टू इस्टेब्लिश अ एनुअल सिस्टमैटिक टूल इस्टेब्लिश करना to measure and understand the heterogeneity and complexity of the national performance in health। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ इंडेक्स डज नॉट कैप्चर नॉन, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हेल्थ इंडेक्स है सॉरी, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ और मेंटल हेल्थ को कैप्चर नहीं करता है। अब इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या रही हैं? की फाइंडिंग्स ये हैं इसकी कि केरला इज़ ऑन द टॉप में। अगर हम टॉप स्टेट की बात करें तो केरला टॉप पे आया है, टॉप लिस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द हेल्थ केयर सेक्टर अमंग द 21 लार्ज स्टेट में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो हरियाणा, राजस्थान एंड झारखंड की रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड
ने वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट रहे, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही है। और 8 एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट में अगर हम 8 एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट जो है उनमें से 3 स्टेट राजस्थान, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ शोन इनमें हमें इम्प्रूवमेंट, इनकी परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, उसके अमंग द स्मॉलर स्टेट मिजोरम रैंक्ड, स्मॉल स्टेट की बात करें तो मिजोरम की सबसे कम रैंक लगी, मिजोरम रैंक फर्स्ट इन ओवरऑल परफॉर्मेंस में। त्रिपुरा मणिपुर इन स्मॉल स्टेट कैटेगरी द टॉप 2 स्टेट, अगर स्मॉल स्टेट की बात करें। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना कि केरला ने टॉप किया है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लाइक बीमारू स्टेट जिनको बोलते हैं, ये वर्स्ट परफॉर्मर है। ठीक है, और अगर एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में बात करें तो राजस्थान, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्मॉल स्टेट में मिजोरम टॉप पे रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंटल, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज रिलेटेड टू वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। अब क्या है ये? कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पीएम विल चेयर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल ऑन 5 नवंबर को। ये एक इन्वेस्टर समिट है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव डायलॉग रहेगा, एक्सक्लूसिव डायलॉग है बिटवीन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, इंडियन बिजनेस लीडर्स का, हाईएस्ट डिसीजन मेकर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस का। इन सभी का एक डायलॉग, इन सभी के बीच में एक डायलॉग डिस्कशन होगा। ठीक है, इसमें ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड द नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें जो टॉप पेंशन एंड सॉवरेन वेल्थ फंड जो है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रेजेंट अ की जो ग्लोबली अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेनली यूएस, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर से लोग आएंगे। इट विल बी फोकस ऑन डिस्कशन अराउंड इंडियाज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आउटलुक पर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे करने हैं गवर्नमेंट, और हमारे जो गवर्नमेंट का विज़न है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो उस टारगेट को कैसे पूरा किया जाए, इन सभी बातों पर डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज रिलेटेड टू इन्हांस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। अभी है ना, पिनाका रॉकेट सिस्टम न्यूज़ में था कि उसका इन्हांस वर्जन जो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया। तो अब ये पिनाका रॉकेट सिस्टम है क्या? पिनाका रॉकेट सिस्टम एक इंडिजीनियसली मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, विच इज़ डेवलप्ड बाय द, किसने डेवलप किया ये इंपॉर्टेंट है कि DRDO ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, उसके अलावा द वेपन सिस्टम हैज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट गाइडलाइन दैट इज़ फोस्टर्ड बाय द एडवांस नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम है इसमें। पिनाका मार्क सेकंड जो है, इट इज़ अ मॉडिफाइड एज अ मिसाइल बाय इंटीग्रेटिंग विद द नेविगेशन कंट्रोल गाइडेंस। मतलब इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है, इम्प्रूव मतलब पिनाका मार्क सेकंड जो है, पिनाका मार्क 1 आया था, पिनाका मार्क सेकंड आया था। तो पिनाका मार्क सेकंड जो है उसका जो स्ट्राइकिंग रेंज है वो 75 किलोमीटर्स तक है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो स्ट्राइकिंग रेंज है वो 75 किलोमीटर्स तक की है, जबकि है ना जो पिनाका मार्क 1 जो था उसकी स्ट्राइकिंग रेंज कितनी थी? 40 किलोमीटर्स तक की थी। ठीक है, द मिशन अचीव्ड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग इन्हांस रेंज, एक्यूरेसी रहेगी, सबसे सिस्टम रहेगा एंड फंक्शनैलिटी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है NCAER report estimating the economic benefit of investment in monsoon mission and high performance computing facilities। मतलब कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हर्षवर्धन है, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। कौन रिपोर्ट का नाम क्या था? जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्चर, अच्छा ठीक है,
नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है, एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। उस रिपोर्ट का टाइटल क्या दिया गया है, एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन मॉनसून मिशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़। मतलब कि आप अगर मॉनसून मिशन के अंदर जितना भी, एक ये इस रिपोर्ट में मेनली ये था कि आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे इसमें, उसका आपको उसका आपको 50 टाइम्स ज़्यादा, आपको मॉनसून मिशन के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। की हाईलाइट इसके ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 1000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया विल ब्रिंग इन 50,000 करोड़ ऑफ बेनिफिट। मतलब आपने अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 50,000 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। अब ये मेनली क्या था, पहले हम आपको बता देते कि ये नेशनल मॉनसून मिशन है क्या। नेशनल मॉनसून मिशन जो था, दैट इज़ द बोथ प्री एंड पोस्ट नेशनल मॉनसून मिशन, ये 2012 में आया था। ये इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, ठीक है। और इसका मेन एम क्या था कि डेवलप अ मॉनसून प्रेडिक्शन सिस्टम। मतलब हमें इसमें ये मॉनसून का प्रेडिक्शन करता है कि शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट कैसा मॉनसून होने वाला है। एंड इसमें मिशन वॉज ऑगमेंटेड विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। इसी मिशन के अंदर एक ग्लोबल एंसेम्बल्स फॉरकास्ट सिस्टम भी डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इस मिशन में अगर, मतलब सीधी सी बात है कि एक मिशन के अंदर मेनली मॉनसून का फोरकास्ट किया जा रहा है कि शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में इस मॉनसून कैसा रहेगा इंडिया का, ठीक है। तो ये अगर ये वाली इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें कि, तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ इंटरव्यूड फार्मर अफर्म्ड टू पॉजिटिवली इम्पैक्टेड बाय द वेदर एडवाइजरीज। उन्होंने ये बोला है कि फार्मर्स जैसा जैसे उन्हें पता चलता है कि कैसा वेदर कंडीशन होने वाली है, उसके हिसाब से वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, जैसे इरिगेशन हो गया, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन स्केड्यूल, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एक्सेट्रा, उसमें चेंजेस कर लेते हैं। और मेनली अकॉर्डिंग टू द फार्मर, द ओशियन स्टेट बेस्ड फोरकास्ट हैव इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड। जैसे उनकी लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट होता है, उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम बच जाती है। इंडिया, इसमें रिपोर्ट में यही था कि इंडिया जो बेसिकली देखा जाए तो 15 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड है। और जो ऑफ दीज 15, 10 एक्सपीरियंस, अगर इन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो उनमें से 10 जो हैं वो ऑल मानसून इवेंट कवर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एंड वह कवर्ड बाय द नेशनल, जो रिपोर्ट नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन था एग्री क्लाइमेटिक जोन इज जोग्राफिकल एरिया विद सिमिलर रेनफॉल, सॉइल टाइप, टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली यही रिपोर्ट थी कि है ना, आप अगर नेशनल मॉनसून मिशन के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी के साथ, तो उससे हमें 50 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और जिससे दिस इज़ मेनली गेट रिफ्लेक्टेड इन द लाइवलीहुड 1.07 करोड़ ऑफ पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 53 लैक्स बिलो पॉवर्टी लाइन फिशर फॉक हाउस होल्ड के। अब एक बार जो NCAER है उसको देख लेते हैं क्या है। तो NCAER इज़ अ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, वो स्टार्ट हुआ था ये मेनली 1956 में। एक पब्लिक पार्टनरशिप है, बोथ कैटरिंग टू एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा। नॉट प्रॉफिट थिंक टैंक है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। Next news is centrally sponsored pilot scheme on fortification of rice and its distribution to the public distribution system। तो 15 स्टेट्स में अभी क्या है, अभी मेनली ये राइस के फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है। राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है मेनली ये बता देते पहले। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक एडिशनल, मतलब कि कोई भी राइस है, वीट है, ऑयल, मिल्क है, इनमें है ना एडिशनल वाइटामिन्स या मिनरल्स को ऐड करना, लाइक आयरन ऐड कर दिया, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, इनको एज अ टू द स्टैपल फूड, जो हमारे स्टैपल जो ज़्यादातर खाए जाते हैं उनमें फोर्टिफाइड करके उनमें और ज़्यादा मिनरल्स को ऐड करना फोर्टिफिकेशन
फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। इधर दीज न्यूट्रिएंट, और ये क्यों ऐड किए जाते हैं, क्योंकि जो या तो है ना जो हम फूड ले रहे हैं उसमें इन मिनरल्स की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी है, जिससे कि बाद में माल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या हिडन हंगर की समस्या देखने को आती है। इसलिए ये फोर्टिफाइड राइस कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज, जैसे कि हम फोर्टिफाइड राइस की बात करें तो इसमें मेनली आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, विटामिन ए, B1 एंड B12 आते हैं, ठीक है। तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि इट हेल्प्स टू एड्रेस द इश्यू ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन माइक्रोन्यूट्रिएंट की इश्यूज़ की वजह से वो, और हिडन हंगर की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में मदद मिलती है। सेकेंडली, इनएडुकेट इनटेक ऑफ बैलेंस डाइट, मतलब हम खाना खा रहे हैं बट है ना हमें जो सफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, ठीक है। और इसमें मेन ये है कि इट डज नॉट चेंज द टेस्ट, अरोमा, टेक्सचर ऑफ द फूड, ऐसा नहीं, इसके कोई ना ड्रॉबैक नहीं होते हैं कि इसका है ना हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा फोर्टिफिकेशन से, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन जो WHO है उसने भी रिकमेंड दिया है राइस फोर्टिफिकेशन का इन द रीजन वेयर द राइस एज अ स्टेपल फूड लिया जाता है, ठीक है, एज अ हेल्थ स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करने के लिए। तो अभी यही हुआ है कि सेंट्रली स्पॉन्सर जो 15 स्टेट्स हैं वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी याद रखना, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इट इज़ एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन तो द PDS सिस्टम के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आता है, ठीक है। उसके अलावा ये 3 साल के लिए ये अप्रूव किया जा रहा है, और इसमें हर एक स्टेट के, मतलब 15 स्टेट में से हर एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट को एटलीस्ट रिस्पेक्टिव 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पायलट स्कीम को 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ हैव स्टार्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट में वो ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़, आज का थोड़ा न्यूज़ आइटम्स ज़्यादा है एंड थोड़ा डिटेल्ड में डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द श्री शक्ति चैलेंज। श्री शक्ति चैलेंज क्या है, तो अब 6 विमेन लेड स्टार्टअप्स जो थे विन कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज बाय माई गॉव इन कोलाब्रेशन विद UN Women। तो माई गवर्नमेंट जो ऐप है माई गॉव एंड UN Women ने कोलाब्रेशन करके एक स्टार्टअप के एक कोविड श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें 6 विमेन लेड स्टार्टअप ने उसको जीता है। अब एक बार देख लेते हैं डिटेल में है क्या ये। तो MyGov in collaboration with the UN Women launched a COVID-19 श्री शक्ति चैलेंज इन अप्रैल 2020 में ये लॉन्च किया गया था MyGov ने UN Women के साथ कोलैबोरेट करके। ये यूनिक चैलेंज है होस्टेड बाय द प्लेटफॉर्म बाय द of the MyGov that call for application from women-led startup as well as startup who have solution that address issue faced by a larger number of women। तो ऐसे issues जो most of the women जो हैं वो फेस करती हैं, तो उन issues को सॉल्व करने के लिए जो आप आइडियाज़ दे रहे हो, तो कोई स्टार्टअप है, कोई women led स्टार्टअप है, वो जो भी आइडियाज़ देंगे उनमें से जो आइडिया पसंद आएगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा स्टार्टअप के आइडियाज़ को, और उनको फिर फंड प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा। ये बेसिकली यही है। 11 स्टार्टअप है फर्दर एवेल्युएटेड एंड दे हैव डेवलप्ड देयर सॉल्यूशन, 3 वर चूजन फॉर द विनर एंड एडिशनल 3 वर चूजन एज अ प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें उनको पैसा दिया जाएगा। विनर वर अवॉर्डेड 5 लाख ईच एंड प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन रिसीव्ड 2 लाख ईच। तो जो विनर्स रहेंगे उनको 5 लाख दिए जाएंगे, और जो प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन रहेंगे उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। लास्ट न्यूज़ आइटम इज इंडियाज़ मर्केंडाइज ट्रेड प्रिलिमिनरी डेटा अक्टूबर 2020। तो मर्केंडाइज ट्रेड से रिलेटेड अक्टूबर का डेटा आया था, तो इसमें मेनली एक बेसिकली हमको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या कितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है मंथ के एंड में, कितना इंपोर्ट, एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट हमारे ये इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये ट्रेंड हमें थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियाज़ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इन अक्टूबर 21 USD 24.82 बिलियन एज कम्पेयर टू 26 इन अक्टूबर, दैट इज़ फॉल ऑफ 5.4%। तो हमारा अक्टूबर में अगर हम 2019 से कंपेयर करें
तो अक्टूबर 20 में 5.4% एक्सपोर्ट जो है हमारा वो डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। और जो हमारा इम्पोर्ट है वो भी डिक्लाइन किया है 11.56% से, ठीक है, अगर 2019 अक्टूबर से कंपेयर करें तो। इसके अलावा जो टॉप 5 कमोडिटीज़ हैं ऑफ एक्सपोर्ट दैट रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ ड्यूरिंग द अक्टूबर, ऐसी अगर 2020 अक्टूबर 2020 में जो भी सेक्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, एक्सपोर्ट 5 एक्सपोर्ट कमोडिटी जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, वो है राइस, ऑयल मील, अदर सीरियल्स, आयरन और एंड ऑयल सीड। और अगर इम्पोर्ट की बात करें तो पॉजिटिव दैट इज़ शोइंग अ फॉल इन द अक्टूबर 2020 में, तो वो है सिल्वर, वो है हमारे सिल्वर, न्यू प्रिंट्स, कॉटन, रॉ एंड वेस्ट, पल्सेस एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। तो एक्सपोर्ट में राइस, ऑयल मील, अदर सीरियल्स, आयरन एंड ऑयल सीड है, एंड इम्पोर्ट में सिल्वर, न्यू प्रिंट, कॉटन, पल्स एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है। So that is it for the day, friends. I hope you all like the video. Please do like, share and subscribe my channel. And if you have any queries, you can ask in the comment section below. Thank you. Thanks a lot.